ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास, डिमांड का सेकंड क्लास हम लोग करेंगे। होपफुली ये छोटा सा चैप्टर आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के बातों को मैं एक बार रिवाइज कर दूं। आप लोगों ने कल टेस्ट भी दिया, उसमें मैंने क्वेश्चंस दिए थे, 4 क्वेश्चंस मैंने दिए थे 2 मार्क्स वाले और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जबकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, मेरा वो पैटर्न गलत है। इस चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं है, एमसीक्यू पढ़ना नहीं है, एसएक्यू भी पढ़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो जो हम लोग का टॉपिक था वो टॉपिक क्या था? लास्ट क्लास फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में बहुत सारे फैक्टर हैं, उसमें हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है 5 पॉइंट्स हम लोग अपने नोट्स में कवर किए हैं, जिसमें से 3 पॉइंट आपको हम उसी दिन समझा दिए थे। अब बाकी का बचा 2 पॉइंट, वो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर से पूरा रिलेटेड है इलास्टिसिटी। तो ये चैप्टर अगर आप नहीं समझेंगे तो इलास्टिसिटी में आपको दिक्कत होगा, वहां पे सम्स भी है उस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है, आज का पहला फोर्थ पॉइंट है नोट्स में, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। अच्छा भैया, पॉपुलेशन से डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है? पॉपुलेशन डिमांड को कैसे प्रभावित करता है? हाउ डज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट्स द डिमांड? एक बात बताइए, हिमालय पर्वत पे ज्यादा डिमांड होगा या वेस्ट बंगाल में ज्यादा डिमांड? किसी भी सामान का, नॉर्मली किसी भी सामान का बात करिए, हिमालय पर्वत पे ज्यादा डिमांड होगा या वेस्ट बंगाल में ज्यादा डिमांड होगा? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में ज्यादा डिमांड होगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन ज्यादा है। हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन लोअर द डिमांड। एक नॉर्मल सिचुएशन ये बोला गया है कि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां पे डिमांड ज्यादा होगा कोई भी सामान का, और जहां पॉपुलेशन कम होगा वहां डिमांड कम होगा कोई भी सामान का। कॉमन सा बात है। अगर हमारे घर में 10 लोग हैं, बात समझिएगा, अगर हमारे घर में 10 लोग हैं तो सामान का डिमांड ज्यादा होगा, चावल का डिमांड ज्यादा होगा। अब आपके घर में अगर 3 लोग हैं या 4 लोग हैं तो चावल का डिमांड कम होगा। हमारे घर में अगर 20 लोग हैं तो आटा का डिमांड ज्यादा होगा। आपके घर में 20 लोग हैं तो आटा का डिमांड कम होगा। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज आई मीन बाय दिस? मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी कमोडिटी का डिमांड पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन लोअर द डिमांड। और इसमें ये बात और एक बात और भी है कि पॉपुलेशन के अलावा पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। सर पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर मतलब समझाइए। जरूर समझाएंगे। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में कितना पोर्शन मेल है, कितना पोर्शन फीमेल है, कितने बच्चे हैं और कितने बूढ़े हैं। क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो खिलौनों का डिमांड ज्यादा होगा, अगर बूढ़े लोग ज्यादा होंगे तो दवाइयों का डिमांड ज्यादा होगा, छड़ी का डिमांड ज्यादा होगा, अगर लड़कियां ज्यादा होंगी तो कॉस्मेटिक्स का डिमांड ज्यादा होगा। कॉस्मेटिक्स समझते ना आप लोग? ऑब्वियसली समझते होंगे। तो कॉस्मेटिक्स का डिमांड ज्यादा होगा, मतलब आपके किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा या कम वो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन लोअर द डिमांड, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। तो मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है। आइए, नोट्स में लिखा हुआ है कि हायर द पॉपुलेशन देन हायर शैल बी द डिमांड, एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। इट मींस इफ द फीमेल पॉपुलेशन इज मोर देन द डिमांड, देन द डिमांड फॉर कॉस्मेटिक्स विल बी मोर। बोला अगर मान लीजिए फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा हो, नोट्स में एग्जांपल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक का डिमांड ज्यादा होगा। अगर किसी, मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, मैं अपने घर का एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे घर में मान लीजिए 3 मेल मेंबर है और 10 फीमेल मेंबर है, तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक्स हमारे घर में ज्यादा होंगे। हर जगह मुझे कॉस्मेटिक्स ही दिखाई देगा क्योंकि हमारे घर में फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हायर द पॉपुलेशन हायर द डिमांड, एंड ऑल्सो द डिमांड डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है? पॉपुलेशन में मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है, लड़के ज्यादा है या लड़कियां ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है या बूढ़े ज्यादा है, ये इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हम लोग का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। अब आप होपफुली आप समझ गए होंगे ये वर्ड, क्योंकि नोट्स में मेरा सारा लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 जो हम लोग का है वो है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। सर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स मतलब, हम एक एक वर्ड आपको समझाएंगे। किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस होता है, उसके ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है। सर रिलेटेड गुड्स क्या होता है वो तो बताइए। जरूर बताएंगे, पहले पॉइंट को समझिए। पॉइंट है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स।
सर प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स मतलब बताते हैं बाबू। देखिए रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स में कहा गया है टू कमोडिटीज आर सेड टू बी रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। थोड़ा ज्यादा इंग्लिश हो गया, हिंदी में बोलते हैं। दो सामान को रिलेटेड गुड्स तब कहते हैं जब एक सामान का प्राइस दूसरे के डिमांड को अफेक्ट करता है। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे के डिमांड को अफेक्ट करता है तो उन दोनों सामान को हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में रिलेटेड गुड्स कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अफेक्ट करता का मतलब क्या हो गया। एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए अगर आपका छोटा भाई 10 के एग्जाम में फेल हो गया तो आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा, बताइए। तकलीफ होगा। या आप अगर 12 के एग्जाम में फेल हो जाओगे तो आपके भाई को तकलीफ होगा। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि आप लोग दोनों रिलेटेड हो। आपसे आपका भाई और आपके भाई से आप लोग दोनों रिलेटेड हो, इसलिए आप दोनों को अफेक्ट होता है। यही एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मान लीजिए पुष्पा फेल हो जाती है, मेरा फेवरेट एग्जांपल पुष्पा, अगर मान लीजिए पुष्पा फेल हो जाती है तो आपको तकलीफ होगा क्या? शायद नहीं होगा, क्योंकि पुष्पा आपसे रिलेटेड नहीं है। बट हमको तकलीफ होगा क्योंकि पुष्पा मेरी दोस्त है, पुष्पा हमसे रिलेटेड है। एग्जांपल दे रहे। तो हम क्या बताया समझे कि रिलेटेड गुड्स किसे कहते हैं। इकोनॉमिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी दो सामान को रिलेटेड गुड्स तब कहेंगे जब एक सामान के दाम से दूसरा का डिमांड और दूसरे के दाम से एक का डिमांड अफेक्ट होता हो। इंग्लिश में वही बात लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट, प्रभावित करता है द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। जब एक सामान का दाम दूसरे सामान के डिमांड को अफेक्ट करता है, इसे हम लोग रिलेटेड गुड्स कहते हैं। एग्जांपल, दो सामान है मान लीजिए ए और बी, तो जब ए के प्राइस से बी अफेक्ट होगा मतलब रिलेटेड गुड्स, या बी के प्राइस से ए अफेक्ट होगा मतलब रिलेटेड गुड्स। इसको और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बट मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा और आगे टाइप्स में पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं पढ़ के देता हूं कि मैंने नोट्स में क्या लिखा है इसके बारे में। अच्छा देखिए क्या लिखा मैंने, टू कमोडिटीज आर सेड टू बी रिलेटेड व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। माय डियर स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको कहा कि पूरा पूरा नोट्स मेरा खुद से लिखा हुआ है, पूरा ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो जो मैं आपको बोलूंगा वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि जब एक प्रोडक्ट के प्राइस से दूसरा प्रोडक्ट का डिमांड अफेक्ट होता है उसको रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। और हम लोग नोट्स में भी वही लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। और दोस्तों ऑनलाइन क्लास में एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर कोचिंग क्लास में आप कुछ भूल जाते थे या मान लीजिए मैंने कुछ पढ़ाया है तो पूरा बात आपको याद नहीं रहता था, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास में एक बेनिफिट ये है कि आपको कभी भी आपके पास सारा लिंक रहेगा, कभी भी आप भूल जाओगे तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे और जाकर के देख लेंगे कि भैया ये वाला बात को क्या पढ़ाए थे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के बाबू बोलिए ना? दो तरह के। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। भैया फिर से बताइए ना? जरूर बताएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब बताएंगे, थोड़ा रुकिए। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब 2 मिनट रुको बाबू। तो पहले मैं आपको बात को सम अप कर देता हूं। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं। रिलेटेड गुड्स क्या होता है? जब ए के प्राइस से बी और बी के प्राइस से ए अफेक्ट होगा, दोनों को रिलेटेड बोलेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी। रिलेटेड गुड्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। दो कैटेगरी में दोस्तों, दो कैटेगरी। कितनी कैटेगरी? दो। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। भैया सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब बताइए ना? अब बताते सुनिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स कहता है कि व्हेन वी कैन यूज वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी, जब हम लोग यूज कर पाते हैं एक सामान को दूसरे सामान के बदले, जब आप एक सामान के बदले दूसरा सामान को यूज कर पाते हो तो उसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर जैसे कि चाय और कॉफी। चाय और कॉफी किताबों में यही एग्जांपल्स मिलेगा, स्कूल में शिक्षक आपको यही एग्जांपल्स पढ़ाएंगे, बट मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दूंगा। पहले जो बुकिश एग्जांपल है वो मैं आपको बता दूं। चाय और कॉफी सर कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सुबह सुबह उठते हो, लॉकडाउन का टाइम है, आप सुबह सुबह उठते हो, उठते संग आप माता जी को कहते हो कि मम्मी चाय लेकर के आइए। मम्मी बोली कि बाबू चाय पत्ती नहीं है, चाय नहीं पिला सकते तुमको आज। तो आप बोले ठीक है मम्मी कॉफी बना दीजिए, क्योंकि चाय और कॉफी एक जैसा ही होता है दोस्त। तो चाय और कॉफी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। बोली बोली क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। चाय नहीं तो कॉफी, कॉफी नहीं तो चाय। मैं दूसरा एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल, ब्रांड न्यू एग्जांपल आपको देता हूं। आप कोल्ड ड्रिंक के दुकान में जाते हो या मोदी दुकान में जाते हैं, जाकर के दुकानदार को कहते हैं चाचा 7 अप दीजिए। तो दुकानदार कहता है आपको कि बेटा 7 अप नहीं है, 7 अप नहीं है। तो आप कहते हैं ठीक है स्प्राइट दे दीजिए।
सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई दोनों सब्स्टिट्यूट है। अगर किसी को 7 अप पीना है तो थम्स अप नहीं पिएगा। अब पीने वाला का बात छोड़िए, वो तो कुछ भी पी लेगा, लेकिन हमको कुछ भी चलेगा, वो अलग बात है, वो तो जॉन्डिस केस है। नॉर्मल इंसान, अगर आपने सोच के गया है कि मुझे 7 अप पीना है तो आप 7 अप या स्प्राइट पिएंगे, आप 7 अप या कोको कोला नहीं पिएंगे, क्योंकि कोको कोला एक अलग फ्लेवर हो गया, कोको कोला का एक अलग टेस्ट हो गया। बात समझे मैंने क्या कहा कि 7 अप और स्प्राइट, 7 अप नहीं तो स्प्राइट, स्प्राइट नहीं तो 7 अप। अच्छा, थम्स अप, कोको कोला और पेप्सी तीनों सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? एक के बदले दूसरा, एक के बदले दूसरा। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। तो 7 अप और स्प्राइट सब्स्टिट्यूट, टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? एक के बदले दूसरा। और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तीसरा एग्जांपल है, आप मान लीजिए घूमने के लिए जा रहे हो, आप कहीं मान लीजिए घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप सोचे थे कि हम शर्ट पहन करके जाएंगे, बट एन वक्त में उस मौके पर जब आप निकलने वाले थे तो सपोज मान लीजिए शर्ट नहीं मिल रहा, मम्मी कहां रख दी पता नहीं, माताजी भूल गई कहां रख दी है, हमको पता नहीं चल रहा। अब आप शर्ट खोज रहे, शर्ट आपको नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर शर्ट नहीं मिल रहा है तो आप टी शर्ट पहन के जाएंगे, तो शर्ट और टी शर्ट क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। नॉट इन ऑल केसेस, बिकॉज अब मान लीजिए स्कूल बोलिएगा, मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं, स्कूल ड्रेस नहीं मिल रहा आपको, बोलेगा हम टी शर्ट पहन के चले जा रहे, तो स्कूल तो भला तो मार के भगा देगा। मतलब जनरली मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि शर्ट और टी शर्ट, शर्ट के बदले टी शर्ट, टी शर्ट के बदले शर्ट। 7 अप और स्प्राइट, टी और कॉफी, ये सारा एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। एकदम एक ही एग्जांपल, वर्षों से लोग कहते आ रहे टी कॉफी, मैंने नया एग्जांपल आपको दे दिया। टी कॉफी, 7 अप, स्प्राइट, ये सारे एग्जांपल जो थे ये हमारे एग्जांपल हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स के। चलिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बाद एक बार पढ़ के सुनाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, when one commodity can be used in place of another commodity then they are called the substitute goods। वो एकदम पूरा होल लैंग्वेज में लिखा नोट्स है बॉस। एग्जांपल टी एंड कॉफी। अब आ जाइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बॉस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? ये सारा टॉपिक बहुत काम आएगा, एग्जाम मुझे एक्सप्लेन रिलेटेड गुड्स, तो आप ये सब बात को बोलेंगे। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है थोड़ा बताइए। सुनिए, बताने के लिए ही तो खड़े हैं यहाँ पे यार। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बताइए ना, बता रहे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? When two commodities are jointly demanded, थोड़ा इंग्लिश में, when two commodities are jointly demanded, these are called the complementary commodities। When two commodities are jointly demanded, they are called complementary goods। जब दो सामान एक साथ चाहिए, सर एक साथ चाहिए मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। कैसे? आपको सबसे पहले बुकिस एग्जांपल, कार और पेट्रोल। कार के बिना पेट्रोल नहीं और पेट्रोल के बिना कार नहीं। कार का अस्तित्व पेट्रोल के बिना नहीं है और पेट्रोल का अस्तित्व कार के बिना नहीं है। आप एक बात, कार मतलब यहाँ पे कार मतलब गाड़ी का बात किया जा रहा है, तो आप एक बात बताइए। सपोज मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज मान लीजिए मेरा शादी हुआ और हमको दहेज में एक कार मिल गया। क्या मिल गया बाबू? कार। मेरा शादी हुआ, हमको दहेज में क्या मिल गया बाबू? कार। लेकिन मेरे पास पेट्रोल भराने का पैसा नहीं। अक्सर ही ऐसा हमारे कंट्री में होता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो लोग गाड़ी ले लेते हैं बट उनके पास पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है। तो मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूं, तो मुझे दहेज में कार मिल गया, BMW कार मिल गया। चलिए थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, BMW कार मिल गया, लेकिन मेरे पास पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है। एक बात बताइए, मेरे पास कार है पर पेट्रोल नहीं है, तो उस कार का कोई यूज होगा क्या? वो कार तो रखा हुआ रहेगा मेरे घर के बाहर, बच्चे लोग खेलेंगे, सेल्फी खींचेंगे और चले जाएंगे। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए हमको दहेज में पेट्रोल पंप मिल गया एक, तो मान लीजिए पेट्रोल पंप मिल गया। तो पेट्रोल पंप अगर मिल गया, अब एक बात बताइए, पेट्रोल पंप मेरे पास है लेकिन मेरे पास गाड़ी एक भी नहीं, तो बताइए कि मतलब दोनों तो एक दूसरे के बिना अधूरा है ना दोस्त। कार के बिना पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के बिना कार नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मतलब अगर आपको कार चाहिए या अगर आपके पास कार है तो पेट्रोल चाहिए, और अगर आपके पास पेट्रोल है तो आपको कार चाहिए, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स which are jointly demanded। That simply means one commodity have no use without other। एक commodity का, एक सामान का दूसरे के बिना कोई यूज ही नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इस तरह के कमोडिटी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप शायद समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप शायद समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताया। तो मैं समअप करता हूं, मैं समराइज करता हूं इस बात को। तो बताइए सब्स्टिट्यूट मतलब जब एक के, अच्छा उसका और भी एग्जांपल मैं देने वाला था, भूल गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री में कार पेट्रोल तो बुकिस एग्जांपल हो गया। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे पास मार्कर है, अभी मेरे पास, मेरे घर में तो घर से पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरे पास मार्कर है बट मेरे पास बोर्ड नहीं है।
तो मार्कर और बोर्ड। अच्छा मान लीजिए मेरे घर में 4 एसी लगा हुआ है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी और एसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बोर्ड और मार्कर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मान लीजिए मेरे पास 10 तो फोन है बट बैटरी किसी में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब हर वो सामान जो चाहिए तो एक साथ चाहिए, मतलब आपको मैंने कहा था ना कि चाहिए तो एक साथ चाहिए, एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा। एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा। तो जब एक के बिना दूसरा अधूरा हो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया, कार पेट्रोल, मोबाइल बैटरी, फिर मैंने एग्जांपल दिया मार्कर और बोर्ड। ये सारे एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हो गए। तो ये सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री ये वाला पार्ट हम लोग का कवर अप हो गया। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेंगे व्हाट्सएप पे कोई भी टॉपिक में। आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं अगला पार्ट में। अगला पार्ट है हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड। अगला टॉपिक जो नोट्स में हम लोग ने कवर किया है वो है बाबू लॉ ऑफ डिमांड। सर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? क्लास 11 में भी आपने पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे भी है। क्लास 11 में भी मैंने डायग्राम बताया था, वही डायग्राम यहाँ पे भी है। बट सिंस डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, मैं डायग्राम में बना के आपको दिखा दूंगा। वो वीडियो मैं आपको अलग से छोटा सा वीडियो भेज दूंगा जिसमें डायग्राम बनता हुआ दिखाई देगा कि डायग्राम कैसे हम बना रहे हैं, वो आपको हम भेज देंगे। क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड अभी नहीं है तो अभी बनाना संभव नहीं है। बट मैं लॉ ऑफ डिमांड आपको पढ़ाता हूँ और डिमांड शेड्यूल पढ़ाता हूँ। सुनिएगा ध्यान से बाबू क्या होता है, अच्छे से बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या है तो मैंने उसी दिन आपको पढ़ा दिया था इनडायरेक्टली। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी सामान का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब किसी सामान का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा, और जब किसी सामान का प्राइस घटेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। मैं तो उसी दिन आपको बता दिया था। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। उसी दिन बता दिया था दोस्त। लॉ ऑफ डिमांड बोलिए चाहे प्राइस इफेक्ट बोलिए, बात बराबर ही है। तो मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि हायर द डिमांड लोअर द प्राइस और लोअर द डिमांड हायर द प्राइस, मतलब डिमांड में और प्राइस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। बहुत अच्छे से मैं उसी दिन आपको समझा दिया था, एक बार यहां पे बस पढ़ता हूं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स कहता है देयर इज द नेगेटिव रिलेशन। ओ माय गॉड, कैसा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या कुछ नया लिखा हुआ है क्या? नहीं दोस्त, उसी दिन वाला बात लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स देयर इज द नेगेटिव रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर स्कूल में कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप और बच्चा आकर के हमको कहता है कि भैया आप तो हम लोग को बोले थे नेगेटिव रिलेशनशिप, और हमारी मैम जो है वो हमें कहती है इनवर्स रिलेशनशिप। आप तो गलत पढ़ा दिए। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ रहे ना? ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट फैक्टर। तो नेगेटिव रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, तीनों एक ही चीज होता है बाबू। तो दोनों में उल्टा रिलेशन है। दाम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और दाम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये बात को अगर आपको और अच्छे से समझना होगा तो फर्स्ट क्लास का वीडियो देखना, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अच्छा, उसके बाद है डिमांड शेड्यूल। अगला पॉइंट है बाबू डिमांड शेड्यूल। सही है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है सुनिएगा। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है, शेड्यूल शब्द का मतलब होता है चार्ट। शेड्यूल शब्द का मतलब होता है चार्ट। सर चार्ट खाने वाला चार्ट क्या? बहुत दिन से चार्ट खाएंगे लॉकडाउन के कारण। नहीं बाबू, यहां पे चार्ट मतलब ग्राफ वाला चार्ट। डिमांड शेड्यूल एक चार्ट होता है जिस चार्ट में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को शो करते हैं। 2 मार्क्स में पूछेगा डिफाइन डिमांड शेड्यूल, तो आप क्या कहेंगे? या इसी को क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है डिफाइन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अरे मेरे भाई और बहन लोग, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है डिमांड चार्ट। डिमांड चार्ट कैसा होता होगा? टेस्टी होता होगा क्या? अरे बाबू, ये चार्ट मतलब ग्राफ वाला चार्ट। तो डिमांड शेड्यूल मतलब एक तरह का ग्राफ, एक तरह का चार्ट, जिस चार्ट में मैथमेटिकल चार्ट, जहां पे हम लोग शो करते हैं कि प्राइस में और डिमांड में क्या रिलेशन है। तो डिमांड शेड्यूल या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक तरह का चार्ट होता है जहां पे हम लोग ये शो करते हैं कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशन है। एक चार्ट मेरे नोट्स में मैंने बनाया है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या लिखा है मैंने। देखिए, इट रेफर्स टू द चार्ट that shows relation between price of the commodity and quantity demanded। बोला प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को, वो एक कहानी से सीरियल निकला था ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो प्राइस और डिमांड का रिश्ता क्या कहलाता है उसको जानने के लिए जो चार्ट हम लोग बनाते हैं उस चार्ट को कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं बाबू? डिमांड शेड्यूल। आप डिमांड शेड्यूल बोलो चाहे आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलो, कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, इसको जानने के लिए जो चार्ट आप बनाते हैं उस चार्ट को हम लोग कहते हैं डिमांड शेड्यूल।
देखिए यहाँ पे चार्ट हमने बनाया प्राइस और कॉमन डिमांड, एक चार्ट, एक साइड में प्राइस, एक साइड में डिमांड। सर प्राइस मतलब दाम, सर डिमांड मतलब पता है आपको, बार बार मत पूछिए प्लीज, गुस्सा आ जाता है। अच्छा, जब दाम 2 रुपया था, मैं चार्ट में देखोगे आप, जब दाम 2 रुपया था तो डिमांड 10 रुपया, 10 किलो था। अब आप सोचते होंगे कि सर ये 10 आप कहां से लिख दिए, पूछिए पूछिए प्लीज, ये 10 कहां से लिख दिए? अपना मन से लिखे दोस्त। इसको इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब अज्यूम्ड, माना हुआ नंबर। हमने मान लिया कि जब दाम 2 रुपया था तो डिमांड 10 किलो था। अब देखिए आप लोग बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा मान लीजिए डिमांड, दाम जब 2 रुपया था तो हम 10 किलो खरीदते थे, अब दाम हो गया 4 रुपया, मतलब दाम बढ़ रहा है ना बाबू। आप मन से सोचना, तब चार्ट में देखना, तब जो नोट्स भेजे उसमें देखना। आप पहले बताओ, मान लीजिए 2 रुपया था दाम तो हम 10 किलो खरीदते थे, अब दाम बढ़ गया, अब दाम हो गया 4 रुपये। एक बात बताइए, अगर दाम बढ़ गया है, याद रखिए लॉ ऑफ डिमांड, अगर दाम बढ़ गया है तो सोच के बताइए हम ज्यादा खरीदेंगे या कम? आप लोग बोलिए ना, कम खरीदेंगे। 2 से 4 हो गया तो हम लोग थोड़ा कम खरीदेंगे, थोड़ा कम मतलब 10 से 8। सर 8 कहां से आया? अरे भाई अभी तो बोले मान लिए, सब माना हुआ नंबर है। ये मत सोचिएगा, बहुत सारे बच्चे मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाते हैं कि 8 कहां से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मान लीजिए दाम इसका 6 रुपया हो गया, थोड़ा और महंगा, ओहो क्या करें, लॉकडाउन का टाइम है ना, सामान और महंगा हो गया, तो महंगा हो गया, थोड़ा और महंगा हो गया तो डिमांड थोड़ा और कम हो जाएगा। देखिए डिमांड 8 से 6 हो गया, सर 6 फिर कहां से, अब मत पूछिए। अब मान लीजिए प्राइस और ज्यादा हो गया, अब कितना हो गया, 8 रुपया, और अब मेरा डिमांड कितना हो गया, और कम। ओ माय गॉड, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड घट रहा है, मतलब दोनों में कैसा रिश्ता दिख रहा है आपको, नेगेटिव। कैसा रिलेशन, नेगेटिव। यही तो आपको लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ाए थे। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो डिमांड शेड्यूल इज द चार्ट दैट शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। डिमांड शेड्यूल एक चार्ट होता है जो प्राइस का और डिमांड का रिलेशन को शो करता है। इट शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। एक एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल भी होता है, वो आपको अभी पढ़ना नहीं है, वो जब पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखेंगे। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल मतलब बहुत सारे लोगों के डिमांड को मिला करके एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनता है। जितना पॉइंट आपको बोला जा रहा है, जितना नोट्स आपको बोला जा रहा है, आपको वही सब चीज कवर करना है, वही सब चीज पढ़ना है। डिमांड शेड्यूल के बाद है दोस्त डिमांड कर्व। ओहो, अब आप कैसे बनाइएगा ग्राफ? हमने पहले का ग्राफ मेरा नोट्स में ऑलरेडी बना हुआ है और 11 में भी आपको हम सिखाए थे, बट फिर भी मैं आपको बना करके अलग से वीडियो भेज दूंगा, या फिर जब आप क्लास में आओगे तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा कि ये ग्राफ कैसे बना था। ऐसे मैं वीडियो ही भेज दूंगा, इसका छोटा सा वीडियो बनेगा सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड। तो बोला भाई डिमांड कर्व क्या होता है बताइए ना। सुनिए, कर्व का मतलब होता है ग्राफ। अब आप ना रिलेशन समझो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन। फिर उस नेगेटिव रिलेशन को जिस चार्ट में शो करते हैं उस चार्ट को क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं आपको? डिमांड शेड्यूल। और डिमांड शेड्यूल को, ये जो चार्ट अभी ऊपर में आप बनाए हो ना, जब उस चार्ट को एक ग्राफ में शो करेंगे, तो वो बन जाएगा डिमांड कर्व। तो व्हाट इज डिमांड कर्व? सो डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या है? तो डिमांड कर्व ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका? डिमांड शेड्यूल का, लॉ ऑफ डिमांड का। डिमांड और प्राइस में जो रिलेशन है, उस रिश्ता को जब आप एक चित्र में शो करेंगे, जब आप एक ग्राफ में शो करेंगे, उस ग्राफ को क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे आपको? डिमांड कर्व। तो व्हाट इज डिमांड कर्व? तो डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, जब ये ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा वो तो मैं आपको अलग से वीडियो भेजूंगा, छोटा सा वीडियो भेजूंगा बनाने, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, वो भेजूंगा आपको। तो डिमांड ग्राफ बनेगा। डिमांड का ग्राफ को जब हम बनाएंगे, डिमांड के चार्ट को जब ग्राफ में बनाएंगे तो डिमांड कर्व कहलाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द चार्ट, सॉरी मिस हो गया, मैं पीछे वाला लाइन पढ़ गया। डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल और लॉ ऑफ डिमांड को जब हम लोग ग्राफ में शो करेंगे तो वो डिमांड कर्व बन जाएगा। इट कैन बी शोन एज बिलो। कैसे बना हुआ है मेरे नोट्स में, बट कैसे बना है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। और अच्छा, जब ये डायग्राम को आप बनाएंगे, ये डायग्राम को मैं बना के आपको भेजूंगा जब, तो आप देखोगे उसका शेप कुछ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। जब इसका शेप ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओहो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व का शेप कैसा है? तो डिमांड कर्व का शेप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? बहुत सारे टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? डिमांड ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरता है? दोस्त, डिमांड कर्व का शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि प्राइस में और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन बाबू? नेगेटिव।
Since there is the negative relationship between price and quantity demanded, so the demand curve is downward sloping. तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो आप एकदम पूरा ये डिमांड कर्व वाला जितना पैराग्राफ मेरे नोट्स में लिखा हो पूरा आप लिखेंगे, पहले डेफिनेशन, फिर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे कि द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है, और नेगेटिव रिलेशन होने के कारण उसका शेप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखिए मैं लिखा हुआ पढ़ के सुनाता हूं आपको। The above diagram is downward sloping because it shows the negative relation between price of the commodity and quantity demanded। तो आप नेगेटिव बोलिए, आप इनडायरेक्ट बोलिए, चाहे आप इनवर्स बोलिए। अच्छा, उसके बाद है एक्सेप्शंस, जिसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप यहां तक इसको रीडिंग करेंगे, मैं आप समराइज करेंगे अच्छे से।